मित्रों, मुफ्तखोरी एक वैश्विक समस्या है जिसके मकड़ जाल में दुनिया की एक बड़ी आबादी उलझी हुई है और इसी के कारण कई देशों का पतन हो रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि इसके बावजूद दुनिया के अन्य हिस्सों अथवा देशों के नागरिक इससे सबक नहीं ले रहे। जहां शांति है और थोड़ी बहुत महंगाई है, वहां के लोग मुफ्तखोरी के लिए मरे जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए वे ऐसी सरकारों को चुन रहे हैं ताकि उनका भविष्य जहन्नुम बन जाए। वे ऐसा बिना सोचे समझे कर रहे हैं। अगर सीधे सीधे यह कहें कि दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो भविष्य के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है, वह इतिहास से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह आबादी सिर्फ वर्तमान से मतलब रखती है, जबकि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें भूत, वर्तमान और भविष्य में संतुलन बनाकर रखना ही चाहिए। अगर नहीं बन पाता है तो भी कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए ताकि आगे की पीढ़ियों को संकट का सामना ना करना। नमस्कार मित्रों, मैं श्रमण यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्थान पतन सृष्टि का नियम है। भारत भी संपन्नता के शिखर पर पहुंचकर लुढ़क गया और ऐसा लुढ़का कि हमें उबरने में 1000 वर्ष से अधिक का समय लग चुका है। उस झटके से हम आज भी उबर नहीं सके हैं। आज फिर एक बार भारत का उत्थान होता दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह वैश्विक परिस्थितियां और वर्तमान नेतृत्व है। मित्रों, गलत नीतियों और मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़ोस की लंका डूब गई है। लोग सड़कों पर बिलबिलाते हुए भाग रहे हैं। दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तक नहीं है कि महंगाई से ही कम से कम सक्षम लोग तो खरीद लें। फिलहाल भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। एक बड़े भाई व आदर्श पड़ोसी की तरह भारत यह प्रयास कर रहा है कि लंका की लंका लगने से बचाया जाए। भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल और 40,000 टन चावल भेजा है। पिछले ही दिनों भारत ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी फ्यूल के लिए। उससे पहले भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन अलग से दी थी। कुल मिलाकर इस साल अभी तक भारत श्रीलंका को लगभग $2.4 बिलियन की मदद कर चुका है। आज श्रीलंका में अभूतपूर्व स्थिति है और देश बर्बादी के कगार पर है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र 6,000 करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं उन पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में पूरी दुनिया में एक भारत ही है जो मदद के लिए आगे आया है। उम्मीद है अगले कुछ महीनों में श्रीलंका में स्थिति सुधरेगी। वापस पहले जैसा होने में कई साल लग जाएंगे। वैसे तो श्रीलंका की समस्या के कई कारण हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख कारण है बेवजह का कर्ज लेना। जो प्रोजेक्ट अच्छे नहीं थे या जिनसे अच्छी कमाई नहीं होनी थी, उसके लिए बेवजह कर्ज लेकर श्रीलंका फंस गया। अगला जो मुख्य कारण है वह जनता को खुश करने के लिए इनकम टैक्स में अप्रत्याशित कटौती करना, जिससे सरकार का रेवेन्यू घटता चला गया और सरकार घाटे में चली गई। कोविड के कारण श्रीलंका को पर्यटन से मिलने वाले अरबों डॉलर में भयंकर कटौती हो गई और यह श्रीलंका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। चाय और रबड़ के एक्सपोर्ट पर आखिर देश कब तक चलता, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। एकाएक दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश बनने का निर्णय श्रीलंका को ले डूबा। इससे फर्टिलाइजर का इंपोर्ट अवश्य बंद हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका को चावल का आयात करना पड़ा। खाने पीने के सामानों की किल्लत हो गई क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही नीचे पहुंच गया। अब जो भी है, उम्मीद है कि श्रीलंका ने सबक तो ले ही लिया होगा कि चाहे भूखे मर जाओ लेकिन चीन से कभी ना उधार लो, ना कभी कोई स्ट्रेटेजिक डील करो। और इसी के साथ ही भी समझ गए होंगे कि जनता को खुश करने का निर्णय लेकर कुछ समय तो जनता को खुश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जिस जनता ने टैक्स कटौती द्वारा कुछ हज़ार या लाख रुपए बचा लिए होंगे, उनकी सारी बचत आज दूध, ब्रेड, पेट्रोल खरीदने में निकल गई होगी। उनको भी संभवतः समझ आ गया होगा। उम्मीद है मुफ्तखोर इस बात से सबक लेंगे और पूरी दुनिया के मुफ्तखोरों को इससे सबक लेना ही चाहिए। श्रीलंका ने पिछले दिनों भारत सरकार को कई प्रोजेक्ट्स में भागीदार बनाया। कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भारत को दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीन का प्रभुत्व श्रीलंका से कम हो रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल मालदीव और नेपाल का भी है। दोनों ही देशों में चीन के समर्थन से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देशों को चीन की असलियत समझ आ गई
और दोनों फिर से भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। जहां मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन करने को एक अपराध बना दिया गया है, वहीं नेपाल ने पिछले ही दिनों भारत के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें रुपे कार्ड को नेपाल में शुरू करना, यूपीआई को वहां के बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करने जैसे महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मिलकर BBIN एग्रीमेंट साइन किया, जिससे इन चारों देशों में बेहतर कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा और सुरक्षा भी मजबूत होगी। उम्मीद है बांग्लादेश भी जल्द ही चीन के इरादों को समझेगा और उससे उचित दूरी बना लेगा। वहीं उत्तर में अफगानिस्तान को अनाज और अन्य चीजें भेजकर भारत ने उसका स्ट्रेटजिक इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। उसकी मदद से डूरंड लाइन, CPC और बलूचिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाया जा सकेगा। इसके अलावा पूर्वी देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ताइवान के साथ भारत आक्रामक संबंध बनाकर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को तोड़ने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति पर चल रहा है। इसी के साथ क्वाड भी है और बैलेंस बनाने के लिए रूस के साथ मित्रता भी। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि भारत ने जो पिछले 20 सालों में खोया था, अब उसे वापस पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और नेक्स्ट लेवल की तैयारी चल रही है। आप पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के रुख में आई आक्रामकता को देखिए, इनके बयान, ट्वीट या इंटरव्यूज देखिए। पश्चिमी देशों में एकाएक भारत को लेकर अजीब सा हाहाकार मचा हुआ है। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लेकिन दुनिया भारत के दरबार में हाजिरी लगा रही है। ऐसा क्यों है, सोचने का विषय है। अगले 5-7 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। शायद जो स्थिति हम 2035-40 तक पाना चाहते थे, वह महत्व 2025 तक ही मिल जाए। POK और LAC निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे और दक्षिण एशिया की रीजनल पावर के टैग को हटाकर भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लिख कर ले लीजिए, अगले 5 साल आप अगर भारत में हैं तो समझिए दुनिया की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।